हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज जो हमारा डिस्कशन होना है चैप्टर हमारा, तो आपको पता ही है कि भाई सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है। इसके अंदर जो हम टॉपिक आज आपके साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन आपकी टेक प्लेस करती है तो उस कंडीशन में जब रिएक्शन वो टेक प्लेस कर रही होती है तो वो कुछ लॉज के अकॉर्डिंग वो रिएक्शन टेक प्लेस कर रही होती है। उन्हीं लॉज को हम क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी आपको। अगर आपसे बोलते हैं कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को आप डिफाइन कीजिए, तो आप क्या बोल सकते हो भाई? नोट कर लो आप। व्हेन ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, व्हेन ए केमिकल reaction take place, then it occurs according to few laws, and these लॉज आर कॉल्ड, हम क्या कह सकते हैं? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है जी। तो मैंने आपको बात बताई कि भाई अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारी टेक प्लेस कर रही है तो वो कुछ लॉज के अकॉर्डिंग वहाँ पे उस रिएक्शन को टेक प्लेस करना होता है, और उन्हीं लॉज को ही हम क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब देखिए, अगर हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं या जिन लॉज के अकॉर्डिंग रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है, तो वो कौन कौन से लॉज हैं वहाँ पे इसके अंदर जो आते हैं, तो इनकी बात कर लेते हैं। अब देखिए आगे नोट करेंगे, दीज लॉज आर। फर्स्ट आ जाता है हमारा इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन बाय मास। सेकंड आ जाता है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और लॉ ऑफ, आप बोल सकते हो, कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है जी। थर्ड आ जाता है हमारा, आप बोल सकते हो, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल proportion, and fourth one is the law of multiple proportion। और फिफ्थ आ जाता है हमारा इसमें, फिफ्थ आ जाता है हमारा यहाँ पे लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, या फिर कह सकते हो आप गैलियोसिक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ठीक है जी। तो यानी कहने का मतलब है कि हमारे पास में जिन लॉज के अकॉर्डिंग रिएक्शन आपकी टेक प्लेस कर रही है, तो वो लॉज आपके पास में इस तरीके से हमारे 5 लॉज हैं जिसके ऊपर आपको डिस्कस करना है। ठीक है जी। तो इन सभी लॉज के ऊपर मैंने आपके साथ में डिस्कशन करना है, 1 बाय 1 करके सभी की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस को ले लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन बाय मास। तो पहले हम फर्स्ट केस फॉलो करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ लॉ ऑफ
कंजर्वेशन बाय मास। तो आप इसमें नोट कर सकते हो भाई आप, दिस लॉ इज गिवन बाय एंटोनी लेवोसियर इन 1789। अगर हम बात करते हैं तो बहुत पुरानी स्टेटमेंट है, आप कह सकते हो आप, ये एंटोनी लेवोसियर ने आपको दी थी ये स्टेटमेंट, किसके अंदर, इन 1789 में आपको ये स्टेटमेंट दी थी। और स्टेटमेंट क्या कहती है, देखिए आप कह सकते हो, इन एनी फिजिकल और केमिकल, इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, कह सकते हो कि भाई आपका कोई भी चेंज हमारा, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो, ठीक है जी। इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ reactants, the total mass of reactants is equal to the total mass of products। यानी कि अगर हमारे पास में कोई चेंज हो, चाहे वो फिजिकल चेंज हमारे को देखने को मिल रहा है, चाहे वो कोई केमिकल चेंज हो रहा है हमारा किसी भी रिएक्शन में, किसी भी प्रोसेस में, तो उस कंडीशन में टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स की जो वैल्यू होती है वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर होती है, ठीक है जी। तो बात समझ में आ गई होगी कि भाई क्या मतलब है, आपका जो रिएक्टेंट का मास है और उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट का मास है, दोनों का मास क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल आएगा, ठीक है ना जी। चाहे वो अब आप किसी फिजिकल चेंज की बात कर रहे हो, चाहे आप किसी केमिकल चेंज के बारे में बात कर रहे हो यहाँ पे। अब आप देखिए इसमें क्या है, अब जैसे मैं बात करता हूँ आपसे, व्हेन ए मैटर अंडरगोज, आप कह सकते हो भाई फिजिकल चेंज। अगर किसी मैटर के अंदर जो चेंज आ रहा है, अगर वो उसकी फिजिकल स्टेट में चेंजिंग आ रही है, ठीक है जी, कोई केमिकल चेंज वहाँ देखने को नहीं मिल रहा, केवल हमारा एक फिजिकल स्टेट में ही चेंजिंग आ रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा देख लीजिए आप। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए कि मैं बात करता हूँ भाई आइस की बात करता हूँ। आइस की कौन सी स्टेट होती है, आपको पता है सॉलिड स्टेट होती है। आइस की कौन सी स्टेट होती है, आपको मालूम है सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अब आप इसको क्या कर दो, थोड़ा सा आप हीट कर दो। जब हीट करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आप बोलोगे आइस का केस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वाटर क्या है हमारा, आप बोल सकते हो वाटर क्या हमारा, लिक्विड है। तो आप देख रहे हो भाई कन्वर्जन हो गया हमारा किसका जी, आइस का वाटर के अंदर। तो यानी कि जहाँ पर हमारे पास में एक कोई मैटर हमारा, यानी कोई सब्सटेंस जो दे रखा है वो अपनी सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है जी, अब वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब अगर आप इसको, इस आइस को, मान लो मैं जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक हमने कॉनिकल फ्लास्क लिया, आइस को हमने किस में लिया हुआ है, एक कॉनिकल फ्लास्क में ले लिया। किसके अंदर लिया हुआ है हमने, कॉनिकल हमने फ्लास्क में लिया हुआ है। किसके अंदर लिया हुआ है, कॉनिकल फ्लास्क। इसके अंदर हमने आइस क्यूब को ले लिया, ये देख रहे हो आप। अब क्या किया हुआ है, इसको हमने क्या कर दिया, एक कॉर्क लगा दिया यहाँ पे, आप देख रहे हो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक कॉर्क लगा दिया हमने, ठीक है जी, कॉर्क लगा दिया आपने। अब इसका वेट कर लो आप,
कितना ml की आपकी कॉनिकल फ्लास्क ले रखी है, उसके हिसाब से वेट डिफरेंट होते हैं। तो अगर 125 ml की बात करते हैं तो लगभग आपका 120 ग्राम के करीब वेट हो जाता है कॉनिकल फ्लास्क का, कुछ ना कुछ आइस का वेट होगा। तो लेट अस सपोज मैं बात करता हूँ आपसे 145 ग्राम है, वैसे ही एज्यूम कर लिया हमने अपनी तरफ से कि भाई हमने इसको वेट किया तो इसका वेट कितना मिल रहा है हमारे पास में, आप देखते हो भाई 145 ग्राम्स के बराबर लगभग इसका वेट आ रहा है। अब जब आप इसको क्या कर रहे हो, आप हीट कर रहे हो, जब आप इसको हीट कर रहे हो तो यही आपके पास में ये रहा मेरा सेम कॉनिकल फ्लास्क, ये देख रहे हो आप, ये ठीक है जी। तो अब आपने क्या देखा यहाँ पर कि भाई ये देखिए ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क है, ये हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क को लिया हुआ है। और अब आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो गया, आप देख रहे हो ये वाटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है जी। ये हमने क्या कर दिया, इसको वाटर में कन्वर्ट कर दिया हीट करके। अब ये सेम हमारी कॉनिकल फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क है सेम। अब भी इसका वेट अगर हम करेंगे ना दोबारा से तो ये कितना मिलेगा, 145 ग्राम्स ही मिलेगा, ठीक है जी। तो यानी कहने का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे देखिए हम एक कॉनिकल फ्लास्क ले रहे हैं, उस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमने आइस को लिया, ठीक है जी। और कॉनिकल फ्लास्क का जो वेट होता है, कॉनिकल फ्लास्क का जो वेट होता है लगभग आपका साइज़ पे डिपेंड करता है। तो मैंने उसका वेट मान लीजिए कि हमारा कि भाई 120 ग्राम के करीब कॉनिकल फ्लास्क का वेट है। उसके अंदर जो मैंने आइस को डाला हुआ है, तो आइस का जो वेट मिला करके और कॉनिकल फ्लास्क का वेट मिला करके मान लिया कि हमारा ये कितने के बराबर हो रहा है, 145 ग्राम के बराबर हो रहा है। जब आप इस कॉनिकल फ्लास्क को स्लाइटली हीट कर देते हो आप, तो उस कंडीशन में जो अंदर आइस होगी वो हमारी मेल्ट कर जाएगी। जब आइस मेल्ट करेगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा केस आपका, भाई ये आपकी जो आइस है, ये आपका जो आइस है आप किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में कन्वर्ट हो गई है। आइस किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में। तो यानी कि आपने हीट करने से पहले इसका वेट कर लिया, हीट करने से पहले इसका वेट कर लिया, और हीट करने के बाद दोबारा से फिर वेट कर लिया आपने। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है वहाँ पे कि दोनों बार जो आपका जो वेट आ रहा है वो क्या आ रहा है, बिफोर हीटिंग और आफ्टर हीटिंग वो सेम आ रहा है। यानी कि 145 ग्राम पहले भी था और बाद में भी कितना है, ये आपके पास में 145 ग्राम ही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई मैटर होता है उसके अंदर फिजिकल चेंज आ रहा है, तब उसके मास को अगर हम, ठीक है जी, बिफोर द फिजिकल चेंज और आफ्टर फिजिकल चेंज अगर वो नोटिस करते हैं तो हमारा दोनों क्या होता है, हमारा एक जैसा ही आता है, सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। तो हम कह सकते हो मास क्या हो गया यहाँ पे, कंजर्व्ड है। मास क्या हमारा, कंजर्व्ड है। तो ये तो बात हो गई, आपको समझ में आ गई होगी बात, इतनी बात। आप देखिए अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई अब मैटर में जो चेंज लेके चल रहे हैं, व्हेन ए मैटर अंडरगोज, व्हेन ए मैटर अंडरगोज, मैं आपसे बात कर रहा हूँ व्हेन ए मैटर अंडरगोज केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज की बजाय अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मैटर जो है उसके अंदर जो चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, हमारा केमिकल चेंज आ रहा है। केमिकल चेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अब देखिए, अब जैसे मैं आपसे बोलते बात करता हूँ यहाँ पे डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, आपके पास HgO है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, इसको आप हीट कर रहे हो आप, और इसको हीट करने पे ये जब डिकम्पोज होगा तो आपको ये दे रहा है Hg एंड आपको दे रहा है हाफ O2। क्या दे रहा है आपको, Hg एंड हाफ O2। मान लिया कि हमारा जो रिएक्टेंट जब ये हमने लिया था तो इसका जो हमने मास नोट किया था वो मान लीजिए हमारे पास क्या है, 100 ग्राम है, ठीक है जी। मास कितना है हमारा, बोलते हैं तो ये 100 ग्राम है।
और उसके बाद जब आपका प्रोडक्ट है तो उसमें Hg का मास और O2 का मास, आपने दोनों का मास नोट किया। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है 92 पॉइंट, मान लीजिए हमारा क्या है 6 है, ठीक है जी इसका। और इसका मास हम देखेंगे तो वो हमारा आ रहा है 7.4 आ रहा है। कितना आ रहा है जी 7.4 ग्राम्स। तो आप क्या नोट कर रहे हो कि भाई देखो केमिकल चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ, लेकिन हाँ कंडीशन क्या है, HgO को किस में लेना है, HgO को किस में लेना है, आपको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है। और आपको इस पर भी क्या करना है, आपने एक कॉर्क लगा देना है। आपने क्या लगा कर देना है जी, इसमें भी एक कॉर्क लगा देना है इस तरीके से। ये एक हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक कॉर्क लगा दिया आपने ऊपर से, और अंदर क्या लिया हुआ है हमने यहाँ पर, ये किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर हमारा क्या है, सॉरी यहाँ पर हमारे पास में क्या है HgO है। HgO है आपका किसके अंदर, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। किसके अंदर, इन ए टेस्ट ट्यूब है, आप बोल सकते हो आप एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया हुआ है, ठीक है जी। किसके अंदर लिया हुआ है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया हुआ है, किसको, HgO को। और फिर उसको आप हीट कर रहे हो। आप जब हीट कर रहे हो तो आपका क्या किस में कन्वर्ट हो गया, वो डिकम्पोज होकर Hg एंड हाफ O2 में रिएक्शन हो गई है, डिकम्पोजिशन हो गया है। तब आप दोनों साइड के अगर मासेस को चेक करेंगे तो दोनों साइड का जो मास होगा वो हम देखेंगे कि यानी कि बिफोर हीटिंग और आफ्टर हीटिंग क्या है, सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है जी। बिफोर हीटिंग एंड आफ्टर हीटिंग जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, हमारी सेम आ रही है, अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को। अब देखिए और भी कुछ केमिकल चेंज को लेकर के बात कर लेते हैं। और भी कुछ केमिकल चेंज को लेकर अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए हमारे पास में क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 है, ठीक है जी। सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 है। अब इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ NaCl के साथ। इसकी रिएक्शन किस में करा रहा हूँ मैं, NaCl के साथ। आप ये ध्यान देना कि जो रिएक्शन होगी ऑलवेज क्या होगी, जो सिस्टम कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। यानी कि जो जिसके अंदर ये सॉल्यूशन आप लेके चल रहे हो वो हमारा क्या है, ओपन नहीं है, कॉर्क जरूर लगाया हुआ है उसके अंदर, ठीक है जी। अब आप देखिए, अब यहाँ पर अगर यहाँ पर हम बात करते हैं AgNO3 और NaCl की बात कर रहे हैं, इसके बीच में रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है। जब रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है तो ये आपका मिल रहा है हमारे को AgCl, और ये मिल गया हमारा, बोलेंगे हम NaNO3। क्या मिल गया, NaNO3। अब इसमें क्या है हमारे पास में, जो हमारा NaCl है वो हमारा 5.85 ग्राम है, लेट अस सपोज। और AgCl की बात करते हैं तो ये हमारे पास 14 पॉइंट मान लीजिए कि 35 ग्राम है। और NaNO3 जो मिल रहा है हमारे पास में, वो मिल रहा है हमारे पास में मान लीजिए 8.5 ग्राम से। आपको इसमें बताना है कि भाई AgNO3 कितना होगा इसका मास। ध्यान से समझो मेरी बात। AgNO3 की रिएक्शन आप किसके साथ में करा रहे हो, NaCl के साथ करा रहे हो, और आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो AgCl बन रहा है। यानी कि यहाँ पर अगर AgCl की बात करें तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है हमारे पास, ठीक है जी। साथ में बाय प्रोडक्ट में क्या निकल रहा है हमारा, NaNO3 मिल रहा है। आप बोल सकते हो इफ द एबो रिएक्शन, ठीक है जी, is according to law of conservation by mass, then find out the mass of, हम कह सकते हैं AgNO3, फाइंड आउट द मास ऑफ AgNO3। AgNO3 का मास हमारे को बताना है यहाँ पे, ठीक है जी। अब आपको पता ही है
अगर AgNO3 का मास बताना है हमारे को तो ये हो जाएगा हमारा क्या जी, आप x, इसको x मान लिया हमने, x ग्राम मान लिया, चलो तो x ग्राम इसका ये हो गया अपॉन प्लस में 5.85, ये वैल्यू हो गई। इक्वल टू में क्या है हमारे पास में भाई, ये मास ऑफ द क्या हो गया हमारा रिएक्टेंट इज इक्वल टू द क्या हो गया, मास ऑफ द प्रोडक्ट। यही तो होना चाहिए भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन बाय मास की बात करते हैं तो आप बोल सकते हो मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मास ऑफ प्रोडक्ट क्या है 14.35 है प्लस 8.5 है, तो यानी ये हो गया हमारा मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ये क्या हो गया हमारा मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अब आप देखिए मास ऑफ प्रोडक्ट्स, तो हमारा हमें क्या निकालना है, x निकालना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलेंगे 14.35 है प्लस 8.5 है और ये माइनस हो जाएगा क्या जी हमारा 5.85। तो इनको माइनस वगैरह कर लोगे आप तो फाइनली आपका 17 ग्राम आएगा इसका आंसर। अगर आप इसको निकालते हो आप तो 17 ग्राम्स वैल्यू आ रही है हमारी, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन बाय मास के अकॉर्डिंग इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हो। आप एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं, हम और ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास में क्या है, देखिए जैसे कि हमारे पास दे रखा है NaHCO3, क्या दे रखा है हमारे पास में NaHCO3 दे रखा है हमारे पास में। इसको क्या बोलेंगे हम, सोडियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ है, ठीक है जी, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम एसिटिक एसिड के साथ, यानी कि CH3COOH के साथ। एसिटिक एसिड है हमारे पास, ठीक है। अब इससे बनने वाला प्रोडक्ट है CH3COO नेगेटिव आयन, H पॉजिटिव आयन यहाँ से हटेगा, इसकी जगह Na पॉजिटिव आयन आ जाता है, तो ये हो जाता है CH3COONA। अब आपका क्या है, देखिए 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे क्या निकलता है आपका H2O मॉलिक्यूल, और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे देख लीजिए, ऑक्सीजन CO3 के केस में हमने यूज़ कर लिया हाइड्रोजन के साथ, और आपके पास CO2 बच रहा है यहाँ पे, तो CO2 गैस ये हो गई हमारी, CO2 गैस एलिमिनेट हो जाए, एस्केप कर जाएगी, आपको पता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि भाई आप देखिए, अब यहाँ पर आपका जो है, मान लीजिए कि हमारे पास में ये क्या है, बोल रहे हैं ये 10 ग्राम है, क्या हमारा ये बोल रहे हैं कि आपको ये 10 ग्राम्स दिया हुआ है, ठीक है जी। ये कितना दिया हुआ है हमारे पास में 10 ग्राम्स। इसकी वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए हमारे पास में 4.2 ग्राम दे रखी है, जो हमारा क्या है इस 10 ग्राम के साथ में रिएक्ट कर रहा है, ठीक है जी। और CO2 जो मिल रही है हमारे को, CO2 मिल रही है वो हमारी 2.2 ग्राम्स मिल रही है, ठीक है जी। और जो रेसिड्यू जो बचा हुआ है हमारे पास में CO2 निकलने के बाद, जो रेसिड्यू है हमारा, रेसिड्यू है वो कितना बचा हुआ है, बोल रहे हैं कि ये हमारा 12 ग्राम बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, कितना जी हमारा 12 ग्राम्स, यानी CO2 तो एस्केप कर जाएगी, बाकी जो लेफ्ट बिहाइंड हमारे पास रह जाएगा प्रोडक्ट में वो क्या रह रहा है हमारे पास में 12 ग्राम है, ठीक है जी। तो जो CO2 निकल रही है वो भी क्लियर कर दिया कि भाई कितनी निकल रही है, 2.2 है जी। तो यानी कि बनने वाले प्रोडक्ट में CO2 को भी कंसिडर करेंगे ना भाई, 2.2 ग्राम हमारी CO2 है, बाकी का रेसिड्यू बोल रहे हैं कि हमारा भाई 12 ग्राम है। तो आप कैसे को बोल रहा है कि भाई शो डैट एबो रिएक्शन आपके पास में बोल सकते हो फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन बाय मास।
हम कैसे शो करेंगे कि भाई ये रिएक्शन हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन बाय मास को फॉलो कर रही है या उसके अकॉर्डिंग आपकी टेक प्लेस कर रही है। तो इसके लिए क्या करना है देख लीजिए वाह, इसके लिए क्या करना है हमारे को, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कब अप्लाई होता है बोलते हैं, जब आप बोल सकते हो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू में क्या हो गया, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर हो। अब आप देखिए तो इसका मतलब क्या है, अब रिएक्टेंट का मास क्या है हमारा, देखो 4.2 प्लस 10, ठीक है जी। तो ये कितने के बराबर हो गया, आप देख रहे हो भाई 14.2 ग्राम्स के बराबर है। अब इक्वल टू में टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट तो 12 है प्लस 2.2 है, इक्वल टू में ये भी क्या हो गया हमारा 14.2 ग्राम्स के बराबर हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ पे भाई हम, एज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज लैंग्वेज में लिख देता हूँ, इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, हैंस वी may say that the above reaction follows, क्या कह सकते हो भाई, लॉज ऑफ कंजर्वेशन बाय मास। ठीक है जी। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को। एग्जाम्पल के थ्रू आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि भाई किस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि कहाँ पे हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन बाय मास का कंसेप्ट फॉलो हो रहा है और कहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन बाय मास का कंसेप्ट फॉलो नहीं हो रहा है। अब इसमें क्या है, देखो छोटी सी एक लिमिटेशन आ जाती है कई बार कि भाई आपका देखिए, अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन बाय मास की बात करते हैं तो आप कह सकते हो इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है जी, it is noted that the total mass of products is found to be आप कह सकते हो lesser than that of mass of reactants. Now the question arises where this mass has been lost. The question arises where this mass has been lost. यानी कि हमारी स्टेटमेंट तो ये कहती थी ना भाई कि भाई अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी। तो अगर न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या देखने को मिल रहा है कि जो प्रोडक्ट का मास है वो लेस आ रहा है एज कंपेयर टू डेट ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट। तो बात यहाँ पर क्या हो रही है, मिसमैच हो रही है हमारी। भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन बाय मास का कंसेप्ट देखते हैं तो उससे हमारी बात मैच नहीं कर रही। इसका मतलब यहाँ पर अब तो मास का जो लॉस हुआ है वो कहाँ पे गया हुआ है,
तो आप इसमें नोट करेंगे, आप इसमें अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन it is converted into energy, ठीक है जी, which is given by E equal to mc square, where m is the mass lost and c is the velocity of light, ठीक है जी। यानी आपका अगर कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है तो उस दौरान जो बनने वाला जो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट क्या कर रहा है, अपने साथ एनर्जी भी रिलीज़ कर रहा है। एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू mc स्क्वायर, यानी प्रोडक्ट प्लस एनर्जी। क्या बात मिल रही है हमारे को, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड में प्रोडक्ट मिल रहा है, साथ में उसके एनर्जी भी रिलीज हो रही है, यानी एनर्जी मिल रही है। तो एनर्जी में क्या हो रहा है, उस मास लॉस्ट की वैल्यू आ रही है, यानी कि आपका मास जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है जी। तो अगर आप एनर्जी के सम को आप ऐड कर दोगे मास ऑफ प्रोडक्ट के साथ में, अगर टोटल हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के क्या बोलेंगे वहाँ पर इक्वल मिलेगा हमारे को। तो अब आप बोल सकते हो 10 लॉ ऑफ कंजर्वेशन बाय मास is modified as law of conservation of mass and energy, ठीक है जी। तो अब इसको हमने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। भाई स्टेटमेंट हमारी क्या कहला रही है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बजाय अगर हम बोलें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, ठीक है जी, तो ज़्यादा बेटर रहेगी। इट इज़ बिकॉज, इसका रीज़न क्या हो गया, इट इज़ बिकॉज मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल, ठीक है जी। तो नोट कर लीजिए, कम ऑन।